Thank you for joining us on our 40th webinar. 40वां webinar आज हम in the series of professional development कर रहे हैं. I am Arshad Akif, your host for today, CEO ASK Development. आप सबसे राब्ता रहता है. आज हम बात कर रहे हैं लीडरशिप सेटिंग अ टोन फॉर पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, कि जो प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे अहम टूल या सबसे अहम सेटिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब इसको कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, व्हाट आर दी हर्डल्स इन सेटिंग पॉजिटिव टोन एट वर्क प्लेस कल्चर, इस मौजू पे हमने बात करनी है. लकीली विद अस टुडे वजीहा गिलानी साहिबा हैं और हमारे साथ हारून साहब हैं, और पैनलिस्ट में हमारे साथ खुर्रम अली खान और सैयद फरहान साहब. लेट मी इंट्रोड्यूस वजीहा गिलानी फर्स्ट. शी इज़ जनरल मैनेजर HR सिक्योर टेक कंसल्टेंसी, और एक लॉन्ग सक्सेसफुल करियर है आपका HR में. CIPD की एसोसिएट भी हैं, और इसके अलावा ऑल इन ग्रुप, NG, तलो ऑयल वगैरह में सर्व कर चुकी हैं. HR के आलमोस्ट तमाम ही ब्रांचेस के अंदर एक आपका एक्सपीरियंस है. और हारून साहब तो बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपर्टीज रखते हैं. ये प्रेजेंटली ही इज़ जनरल मैनेजर HR एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल, हैदरी बेवरेजेस एंड पेप्सी कोला इंटरनेशनल फ्रेंचाइज. हारून साहब भी रिक्रूटमेंट में, HR बजटिंग, सक्सेशन प्लानिंग, टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन और बिजनेस एक्मेन के अंदर एक वसी तजर्बा और नॉलेज रखते हैं, और आपने हमें ज्वाइन किया है. थैंक यू वेरी मच. सैयद फरहान साहब और खुर्रम साहब आई थिंक आर नोन टू आवर ऑडियंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर विद अस इन सेमिनार्स. खुर्रम साहब COO हैं और ऑफ ASK डेवलपमेंट. आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है. ही हैज़ वर्क इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान विद अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सिमिलरली फरहान साहब भी टेलीकॉम में और IT में और फास्ट मूविंग गुड्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुके हैं. तो एज usual, let's start with the overall viewpoint of our worthy speakers on today's topic, कि आप कैसे लीडरशिप सेटिंग अ टोन फॉर पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को अपने तजर्बे और नॉलेज से समझते हैं कि हाउ टू सेट इट. प्लीज गिव योर पर्सनल नोट. तो लेट स्टार्ट विद हारून अहमद शबीर साहब. सर. Assalamu alaikum everyone, and thank you Arshad Saab for inviting me over here. It was nice meeting you in the last session at Islamabad Hotel, and unfortunately Khurram Saab से उस वक्त मुलाकात उस दिन नहीं हो सकी, लेकिन on and off HR fraternity में चलता रहता है सिलसिला. अच्छा, for the audience I'll be quick a little bit. जहाँ तक ये टॉपिक है, it's very interesting topic, और आज के लिए बड़ा challenging topic है आजकल, because we are facing such sort of challenges in the organization. क्योंकि जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चीज़ें टफ होती चली जाती हैं, टारगेट्स टफ हो जाते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बड़ी टफ हो जाती है, एंड उसमें क्या होता है कि टीम्स बड़ी डिस्टर्ब होती हैं, और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी मेंटेन करना और उस टफ टाइम्स में से निकल के आपने अपने यू हैव टू ड्राइव थ्रू दैट टफ टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए फ्यू इंग्रेडिएंट्स बहुत से हो सकते हैं, बट मेरी नज़र में there are 9 to 10 very important ingredients in this, which actually have to be taken care of by all the managers, top till bottom. Anyone who is leading the team has to take care of this. और ये all levels है, vis-a-vis it is junior level, middle level, senior level. ये इसी तरीके से top till bottom and bottom up approach both sides पे ये चलेगा तो ये सक्सेसफुल होगा. अदरवाइज अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी मिसिंग लिंक होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फर्स्ट थिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दैट इज कम्युनिकेशन. अब होता ये है कि हम लोग कम्युनिकेशन टफ टाइम्स में हम कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं. वो जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं वो हर चीज़ अपने पास
जो है उसको रख लेते हैं, लाइक दे कीप इट टू देमसेल्व्स. सो द प्रॉब्लम हैपेंस इज कि प्रॉब्लम डिफाइन नहीं किया उन्होंने, टास्क डिफाइन नहीं किया, डेडलाइंस डिफाइन नहीं की, कम्युनिकेट किया नहीं, व्हाई द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड, द टॉप मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड. टॉप वाले मिडिल सेकंड टीयर को, सेकंड थर्ड टीयर को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते कि व्हाट इज हैपनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. सो वहां पर फिर जो है वो चैमगोइयां शुरू हो जाती हैं. पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन स्टोरीज. सो व्हाट हैपेंस इज, लाइक हमारा अभी पेप्सी के अंदर एक जब ये इस इकोनॉमिक डाउनटर्न तो 2 साल से चल ही रहा है, वो तो चल रहा था और वो हिट किया हुआ था बड़े बुरे तरीके से, बिकॉज इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से होता ये है कि इफ आई हैव गॉट अ 500 ml ऑफ बॉटल और वो कॉस्ट करी है 100 रुपीज की, और रोटी जो है वो 30 रुपए की है, तो जो मिडिल क्लास का आदमी है वो ये कहेगा कि यार मैं 3 रोटियां ले लेता हूँ घर वालों के लिए, रादर देन कि मैं एक कोक पी लूँ या पेप्सी पी लूँ. सो ये एक इकोनॉमिक्स जो हिट करती है वो तो करती है. और लास्ट 2 years बॉटलिंग इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री बहुत नीचे इसी वजह से जा रही थी. और ऑन टॉप ऑफ दैट एक इसराइल का एलिमेंट जो है वो ऐड ऑन हो गया, पैलेस्टाइन इसराइल वॉर का एलिमेंट उसमें ऐड ऑन हो गया. कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नहीं थी, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नहीं थी. जो पेप्सी कोला इंटरनेशनल है वो तो इस बात पे बड़ा क्लियर है कि वो कहते हैं कि जी हम इस फड्डे में पड़ते ही नहीं है, इसलिए हम किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन आपको देंगे ही नहीं. सो हम इस पे खामोश रहेंगे, इसराइल के इशू के ऊपर या पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर हम खामोश रहेंगे. अब अगर हम लोकल लेवल पे आ जाते हैं, लोकल मार्केट में, तो लोकल मार्केट में भी जो बॉटलिंग कंपनी है वो इस पे खामोश है. उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पीपल आर मेकिंग देयर ओन स्टोरीज कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. On the other day, I was discussing it with Akif Arshad Saab, कि 47% of the market of the shares of Pepsi Cola International is being owned by Muslim Americans. So it's not an Israeli company at all. I'm not over here to advertise about Pepsi, but एक communication clarity चाहिए आपको. फिर जो 100% shareholding in the local market is with the local businessman. So if the local businessman is being affected, 2,000 employees is being affected. So ये चीज मैनेजमेंट को, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको, मिडिल टीयर को इनिशियली जो टीम है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए कि भाई व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, इसको हम, इस इशू को कैसे हम डील करेंगे. जब ये खामोश हो जाते हैं तो पीपल स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज. अब ये तो एक इशू मैंने बताया, इस तरह के बहुत से इश्यूज आते हैं और एक नेगेटिविटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फैलती चली जाती है. रादर देन कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें. आपने एक्वाफीना के अलावा अगर पानी की बोतल किसी बंदे ने पकड़ी हुई है तो मैनेजमेंट उस पर गर्मी से सर्दी शुरू कर देती है कि भाई हाउ डेयर पेप्सी के अंदर आप एक्वाफीना के अलावा बोतल आप ले आए. आपके बिल के अंदर अगर वो कोको कोला, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां कोको कोला सर्व हो रही है या कोला नेक्स्ट सर्व हो रही है और आपके बिल में लगी हुई है, तो वो बिल रिवर्स नहीं हो रहा आपका कि जी आपने वहां पेप्सी क्यों नहीं पी. रादर देन इस तरह के स्टेप्स लेने के, यू शुड क्लियरली कम्युनिकेट कि जी हमने एक जो है वो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट. सो कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है. तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशंस डेफिनेटली आती चली जाती हैं. इसी से हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ होता है. ठीक है, ये इकोनॉमिक डाउन टर्न जो चल रहा है, ये इकोनॉमिक, इसके अंदर एक अपनी एक अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, हम उस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं करते, उस अपॉर्चुनिटी के मतलब टीम से डिस्कस नहीं करते. देखें, जब आप अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, रादर देन आप नेगेटिविटीज डिस्कस करें हर वक्त टीम से, जब आप पॉजिटिविटीज को डिस्कस करते हैं तो वो पॉजिटिव कल्चर की तरफ खुद ही जाते हैं. लोग सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, उनकी थिंकिंग को आपको चेंज करना है. लोग डरे बैठे हैं कि यार क्या होगा, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, ये पैलेस्टीनियन प्रोडक्ट है, फलाना है. ये जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन इट, इस क्राइसिस में आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. हमने आरपेट की तरफ शिफ्ट किया. प्लास्टिक यूज लॉ आया, मैं आपको बताता हूँ, प्लास्टिक यूज लॉ आया 2028 तक. हमने प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल में कन्वर्ट करना है. आपने ये शॉपिंग बैग्स जो हैं, प्लास्टिक बैग्स, इनको एलिमिनेट करना है. इसका लॉ आ चुका है इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, ये पूरा लॉ आ चुका है. ठीक है,
उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो हमने प्रोजेक्ट्स किए जिसपे कि हमने उसको आरपेट की तरफ शिफ्ट किया, इसकी डिस्पोजल के प्रोजेक्ट्स किए, एंड देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यस वी आर वर्किंग ऑन इट, रादर देन कि हम उसको इस तरीके से कम्युनिकेट करें, यार लॉ आ गया, बोतलें बंद हो जाएंगी, पता नहीं क्या बनेगा। और ये स्टोरी शुरू हुई, बट देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग यानी यार देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन इट। सो पूरी एक प्लांट लगा, इस चक्कर में हमने गिलगित बल्तिस्तान में पूरा एक जाके प्लांट लगाया एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे कि हम इसको, और केपीके में सेकंड लग रहा है, जहां पे हम इसको ये जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है इसको कैसे रिसाइकल करना है, कैसे इसको रीयूज करना है, इसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि देखें आपके बेस्ट एम्बेसडर्स होते हैं आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं। अगर उन्हीं को क्लैरिटी नहीं होगी तो नेगेटिविटी तो सोशल मीडिया पे हर जगह पे मौजूद है। सो आपको सबसे पहले अपने उन एम्बेसडर्स को क्लैरिटी देनी है, अपने टीम मेंबर्स को क्लैरिटी देनी है ऑन एवरी इशू। हमारे यहाँ गलती ये होती है ऑर्गेनाइजेशंस में कि 95% जो है ना हम क्लैरिटी देते ही नहीं है, तो पीपल मेक स्टोरीज एंड कुक डिफरेंट थिंग्स, दैट इज बैड फॉर द कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तीसरा एलिमेंट इसमें जो है कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है वो ये है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम ये करते हैं कि हम जो टीम है उसको उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। वो जो एक स्टार परफॉर्मर होता है ना, जो एक स्टार परफॉर्मर होता है, हम उसी पे फोकस करके रखते हैं। और ये पाकिस्तान की वर्कफोर्स कल्चर का सबसे बड़ा इशू है कि स्टार परफॉर्मर को आपने देखें। मैं उनसे बात कर रहा था, जो है जब जावेद अहमद कुरैशी चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उनसे एक दफा बात हो रही, तो उन्होंने उनके साथ एक मेंटोरिंग सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा हारून देखो, अच्छे लोगों की टीम अगर आपके पास है तो फिर तो कोई चीज मुश्किल ही नहीं है। देन आप किस चीज के मैनेजर हैं, फिर आप किस चीज के मैनेजर, वो तो सब अच्छे हैं, स्टार परफॉर्मर्स हैं, एवरीवन इज परफॉर्मिंग, बात खत्म। वो तो तुम्हें सिर्फ टाइटल मिला हुआ है। मजा तो तब है कि जब एवरेज परफॉर्मर्स एंड लो, बिलो एवरेज परफॉर्मर्स के साथ तुम टारगेट्स अचीव करो और उनको साथ लेके चलो। सही। तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू विल बी वर्किंग इन अ टीम। आपको टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जो हम कहते हैं कि आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना है, उनको कम्युनिकेट करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको सही। clarity of their job roles, and then clarity of their targets and how to achieve those targets। उनके साथ आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम स्टार परफॉर्मर के साथ ही लगे रहते हैं, ओ भाई उसको तो जरूरत ही नहीं है आपकी, जरूरत तो दूसरे लोगों को है। तो एज अ मैनेजर यू एक्चुअली नीड टू सिट विद देम। जब वो जो है ना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो पॉजिटिव कल्चर ऑटोमेटिकली बिल्ड अप होगा। होता क्या है कि स्टार परफॉर्मर पे हम फोकस करते हैं, स्टार परफॉर्मर परफॉर्म कर ही जा रहा होता है, और उसकी वजह से बाकी इनसिक्योर हो ही जा रहे होते हैं कि यार ये परफॉर्म कर रहा है, ये इंक्रीमेंट्स भी ले लेगा, ये सारा कुछ होगा, और हमारी नौकरी भी ले जाएगा ये साथ ही। किसी स्टेज पर जाके जो ही जरा थोड़ा सा टफ टाइम आया, ये हमारी नौकरी भी ले जाएगा। सो अच्छा ये हारून बहुत साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ज़रा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा अगले मरहले में आप हमें मज़ीद तफसील से आगाह कीजिएगा। यू टॉक अबाउट वेरी प्रैक्टिकली और रियल सिनेरियोज के ऊपर आपने बात की है कि क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, ओपन कम्युनिकेशन, टीम इन्वॉल्वमेंट और सारी टीम के ऊपर फोकस रखना। वजीहा, आप हमारे साथ हैं, वुड यू लाइक टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टुडेज टॉपिक? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया है कल्चर के ऊपर, वो भी पॉजिटिव कल्चर। मेरा अपना ये कहना है कि कल्चर जिसके अंदर सेट ऑफ बिलीव्स आते हैं, जिसमें हमारे एटीट्यूड्स आते हैं, जिसमें हमारी वैल्यूज़ आती हैं, ये टॉप मैनेजमेंट का एक प्रोगेटिव है जिसके ऊपर विजन बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी लोग नीचे हैं वो सब उसको फॉलो कर रहे हों, क्योंकि मैनेजमेंट का स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप खुद भी इससे एग्री करेंगे कि अगर काइंडनेस आपकी मैनेजमेंट में है तो वो नीचे आके वो भी सब लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अगर काइंडनेस मैनेजमेंट के अंदर नहीं है तो वो बाकी लोग भी उसको वैसे ही फॉलो कर रहे होंगे, मतलब उनकी अपनी अपनी एक नई वर्जन होगी। तो इसलिए विजन बहुत ज़रूरी है लीडरशिप के अंदर, कि वो काइंडनेस उसका पार्ट हो, जिसके अंदर बिलीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, हमारे नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, कि हमने
क्या प्रैक्टिस करना है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हमारे क्या हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, हम कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ें मेरे ख़्याल से कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। और काम तो ऑब्वियसली सबने करवाना है, एवरीबडी इज़ हियर टू मेक द प्रोडक्टिविटी है कि हमने बिजनेस है, रेवेन्यू हमारा एक, ऑब्वियसली हर कंपनी एग्जिस्ट इसीलिए करती है कि वो उसने रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन अगर उसके अंदर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत कमिटेड होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कम्युनिकेशन के साथ भी ऐसी है कि कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है कि हमने उसको बहुत ज़्यादा फीडबैक लोगों से लेना है, बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखनी है। कितनी अगर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हारून बात कर रहे थे कि जो कंपनी के आजकल डाउनफॉल्स आ रहे हैं, उसके अंदर अगर हम ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत उसका बहुत इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऑब्वियसली। और वर्क एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर मैं बहुत कहूँगी कि फिज़िकली हमने लोगों को किस तरह से वर्क प्लेस के ऊपर कितना कंफर्ट दिया हुआ है, लोगों की वेलबींग का हम कितना ख्याल करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल कल्चर के ऊपर कि लोग कितने कोलैबोरेटिव हैं, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर एक एम्प्लॉय को मसला आ रहा है, दूसरे कोलीग को कितना हेल्प आउट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से रिकग्नाइज़ करना कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को कितना रिकग्नाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज़ गिविंग अ गुड सजेशन तो हम उसको कितना पॉजिटिवली लेते हैं और उसको रिकग्नाइज़ करते हैं उसकी कंट्रीब्यूशन को। और इसी तरह से पॉजिटिव कल्चर की एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को प्रोफेशनली डेवलप करने में हेल्प आउट करें, उनके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएं कि भाई तुमने इसमें इम्प्रूव करना है, या यू नीड मोर नेगोशिएशन स्किल्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग का जो एक कल्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात मैं करूँगी कि कल्चर के अंदर अगर हम हर तरह के लोगों की बात को सुनते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम उनकी बात को सुने, उनका फीडबैक लें और इंक्लूसिव हों, किसी भी बैकग्राउंड से लोग हों उससे। और इसके अलावा जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम फ्लेक्सिबल लोगों को आवर्स देते हैं या रिमोट वर्क ऑप्शन दे देते हैं, या पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएँ कि वो लोगों को मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई खातून है वो मैटरनिटी लीव पे जा रही हैं, तो उनको भी हम हेल्प आउट करें इसके अंदर। और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ शी नीड्स मोर लीव्स फॉर द चाइल्ड केयर, तो वी शुड आल्सो बी हेल्पफुल इन दैट। तो ये मेरी तरफ से फीडबैक था। थैंक जी यू। बहुत बहुत शुक्रिया वजीहा, आपने बहुत अच्छा इजाफा किया वर्क लाइफ बैलेंस का, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द टीम, कि जो प्रैक्टिकली पीपल वुड एबल टू सी कि दे आर बीइंग वैल्यूड विद इन द टीम, सो दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, खुर्रम साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ इम्तियाज़ साहब के क्वेश्चन के साथ। वो कहते हैं कि ज़रा हम ये जो एक लिस्ट अभी हमारे दो स्पीकर्स हमने बताई है, ये तो बहुत अच्छी है, वी ऑल रिस्पेक्ट दिस लिस्ट एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी लाइक इट, बट हैविंग सेड एंड हैविंग दिस लिस्ट फॉर अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, उनका क्वेश्चन इम्तियाज साहब का ये है कि हमारे लिए क्या सुटेबल है इन पाकिस्तान, what sort of leadership style for culture improvement in Pakistan? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू हारून साहब, मजिया, बहुत ही डिटेल से आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। मैं क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ, थोड़ा सा फर्दर ऐड करूँ। देखिए, जो इस वक्त इम्पोर्टेंट है, और खासतौर पे हम लोकल पाकिस्तान की बात करते हैं, जो ग्रेजुअली चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कि एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को इंश्योर करें। एम्प्लॉयज को अगर आपने एंगेज करना है, और जिस चीज का चीजें बुक्स पे तो आ जाती हैं, चीजें लिस्ट तो बन जाती है, हर जगह लिस्ट बनी हुई होती है, बट होता यह है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब इवन मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वही जगह है, और एक चीज कंफर्म है कि जब इवन आईएसओ ऑडिट्स होते हैं ना, तो उनके ऑडिट से 1 महीना पहले ही उसके ऊपर काम होता है। तो लिस्टें बनती हैं, हम नॉर्म्स बना लेते हैं, डाइवर्सिटी इंक्लूजन के ऊपर हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, कंपनीज जो है जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो चीजें कर रही होती हैं, बट वो डिसबैलेंस होता है। सीनियर एम्प्लॉयज है, जैसे हनु साहब ने कहा, स्टार परफॉर्मर्स के लिए कुछ और चीजें होती हैं, किसी और तरीके से सोचते हैं।
और हालांकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर लोग चाहिए होते हैं, आप स्टार परफॉर्मर्स के ऊपर कंपनी नहीं चला सकते, इसलिए कि स्टार परफॉर्मर्स जो होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, जो जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो एक कंपनी में नहीं टिकते, इसलिए कि उनका उनका भी पूरा हो चुका होता है, बाहर उन्होंने आगे जाना होता है, तो यू नीड प्लेबैक सिंगर्स, आपको वो भी चाहिए होते हैं, आपको नॉर्मल लोग चाहिए होते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं कि 20% आपको प्लेबैक सिंगर्स चाहिए, स्टेबल लोग चाहिए। तो अगर हम एम्प्लॉयज की वेल बीइंग पे ये लीडरशिप जो है वो अपनी टीम की, एम्प्लॉय को इज नॉट द राइट वर्ड, अपनी टीम की वेल बीइंग को इंश्योर करे, तो ऑटोमेटिकली अडेप्टेबिलिटी भी पैदा होगी, वो रिवॉर्ड सिस्टम भी आ जाएगा, एनकरेजमेंट भी होगी, और जितनी हम चीज़ों की बात करें और ये सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा कि एम्प्लॉयज को लगे कि कोई उनके बारे में सोच रहा है, कोई उनकी वेलबींग को भी देखता है, कोई उनके रिवॉर्ड्स को भी इंश्योर करता है, हर आदमी को अप्रिसिएशन मिलती है या एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अप्रिसिएशन तो एक बहुत ज्यादा वर्ड है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उसको उस कल्चर का हिस्सा बनाया जाता है, और उसके जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है। तो अगर इसके ऊपर फोकस करें, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं इस चीज पे वो करता हूँ कि अगर हम इस चीज को फोकस करें कि जो लोग हमारे साथ हैं, जिनका रिस्क अल्लाह ने हमारे साथ लगाया है, हम उनकी वेलबींग को इंश्योर करें, तो हमारी ये चीजें जो हम लिस्टें बनाई हुई होती हैं इनको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। सही, थैंक यू। अच्छा, फरहान साहब, आप एक नए कॉन्सेप्ट पे आजकल काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, अलोंग विद योर स्प्लेंडेड कैरियर एंड एक्सपीरियंस, इंटरम मैनेजमेंट, जिसमें सीनियर लेवल पे एक थर्ड पार्टी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जाके एक सीनियर लेवल की पॉलिसी मेकिंग या ओवरसाइट का रोल प्ले करती है। इससे वर्क कल्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें हमारे कुछ जूनियर पार्टिसिपेंट्स के लिए कि व्हाट इज़ इंटरम मैनेजमेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फरहान महमूद है। आई थिंक सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हर उम्र और हर तबके के लोग होते हैं। इसी तरह इंटरम मैनेजमेंट जो चीज़ है, इट इज़ जर्नली सीजन प्रोफेशनल्स कमिंग टू द प्ले, कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं बहुत सारी इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हैं, आईटी की बहुत सारी कंपनीज हैं, और बहुत सारी कंपनीज उस फेज में हैं जो रीजनल ग्रोथ की तरफ जा रही होती हैं, ग्लोबल ग्रोथ की तरफ जा रही होती हैं। तो उनको वो विजडम और थॉटफुलनेस चाहिए होती है ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स till the time they find the right potential, right? Interim management helps them get that person, चाहे वो एक CFO हो, चाहे CHRO हो, चाहे ऑडिट हो, लीगल हो, तो वो, और जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, तो ये साहब जो सीजन प्रोफेशनल होंगे, जब ये उसको शेक हैंड करेंगे लीडरशिप के साथ, तो ये एक इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन देंगे. सो इज नॉट पार्ट and parcel of the conventional hierarchy where he would not be able to portray openly or communicate openly or show his perspective, right? Because of hierarchy, because of promotion, because of other kind of issues हैं हमारे cultures में. तो interim management जो कि ASK के साथ we are launching now. And I think ASK Development has taken this initiative first time across Pakistan to bring this concept, which is globally very practical and gives a lot of advantage to lots of organizations which are going through the change or going through the growth or going through an expansion and all those kind of things. तो आगे चलकर और हम बताएंगे आपको interim management के बारे में. आकिफ, I could have cleared your answer? जी जी, ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक मैं नेट पे देख रहा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस कल्चर। एक हर किसी ने यानी मैंने देखा कि हर राइटर ने एक चीज़ को ज़रूर इंक्लूड किया है, वो है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। हमारे यहाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है हारून सर? इफ वी मे स्टार्ट विद यू। देखिए जी, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एथिक्स एंड मोरालिटी जो है, मैं आई एम ऑल्सो द ethical ambassador for United Nations Office of Drugs and Crimes in Pakistan. ओह ग्रेट। and we are working on it, और हम 4 मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनका टाइटल ही है चैलेंजेस ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड चैलेंजेस ऑफ एथिकल लिविंग। सो बोथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। होता ये है कि आपके लिए जो वैल्यू सिस्टम है, पहले तो आप वैल्यू सिस्टम डिफाइन कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द वैल्यूज
वो आप डिफाइन करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, एंड देन यू विल, वो कहते हैं ना, वॉक योर टॉक। ठीक है, हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वो अपने जूनियर के लिए पसंद नहीं करते। लेट्स से हम अभी एक जगह पे डिस्कशन कर रहे थे कि हमने जब, एथिक्स तो ये कहती है कि जब एक पॉलिसी डिफाइन हो गई, ठीक है, और उसके तहत अगर कोई किसी को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिस खुरम साहब ने कहा कि जी आपने एम्प्लॉय वेलबींग पे काम करना है, एम्प्लॉय वेलबींग के अंदर आपने ग्रेड वाइज एक पॉलिसी डिफाइन की, उसके अंदर ग्रेड चार्ट के से ग्रेड रिलेटेड बेनिफिट्स डिफाइन कर दिए उसके अंदर, तो वो एथिक्स एंड मोरालिटी ये कहती है कि व्हेनेवर दिस particular person is being promoted to that particular grade, he or she should get those benefits automatically. हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, यार अब इसको भी गाड़ी देनी पड़ेगी, अब इसको भी फ्यूल देना पड़ेगा, अब इसको भी मोबाइल देना पड़ेगा, अब इसको भी इंश्योरेंस करा दें। सो लाइक एथिक्स क्या कहते हैं, जब आपने एक चीज डिफाइन कर दी, चीज कमिट कर दी, तो व्हेन एवर दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट्स एलिजिबल फॉर दैट, फिर सेल्स के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी कोशिश होती है कि हम टारगेट अचीवमेंट तो कराएं लेकिन इंसेंटिव्स ना दें। सो हम कुछ ना कुछ ऐसा बीच में डिफाइन करते हैं एज मैनेजर्स, आई एम सॉरी टू से बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सीनियर मैनेजमेंट, हम कुछ ना कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं कि वो टारगेट अचीव ही ना हो। हमारे यहाँ एक इशू था जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया जब मैं व्हेन आई जॉइंड ओवर हियर, कि जी मेरे पास कॉर्पोरेट सेल से लोग आए और उन्होंने कहा कि जनाब मसला एक ही अकाउंट्स के, जी मेरा मसला ये है, साल हो गया हमें इंसेंटिव नहीं मिला। साल हो गया इंसेंटिव नहीं मिला, क्या मसला है? जब सारा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि जनाब उनके जो कस्टमर्स, जब इनसे कमिट किया गया था कि जब आप सेल्स करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, आपको मिल जाएगा, जब इंसेंटिव देने की बारी आई तो सीएफओ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम रिकवरी करेंगे तो आपको देंगे। और एक कस्टमर ऐसा था जिसकी एक रिकवरी 2 लाख रुपए की फंसी हुई थी, दैट्स ऑल, सिर्फ 2 लाख रुपए की रिकवरी एक कस्टमर की फंसी हुई थी। तो उन्होंने पूरे की अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 1 साल से इंसेंटिव रोक के रखे हुए थे कि वो 2 लाख आएगा तो हम आपको बाकी जो है ना वो देंगे, और वो इंसेंटिव पूरे साल के पाइल अप होके कुछ 4 मिलियन के बनते थे, तो वो 2 लाख के पीछे 4 मिलियन रोक के बैठे हुए थे। सो वेयर इज द, और बैठ के सीएफओ हमारे रोज जो है ना हमें वो लेक्चर दिया करते थे कि जनाब एथिक्स एंड मोरालिटी और ये और वो और फलाना। तो मैंने कहा सर वॉक योर टॉक, आप अभी पिछले दिन लेक्चर दे रहे थे तो ये क्या किया हुआ आपने? भाई जिस एक का इंसेंटिव रुकता है वो एक का रोक ले, बाकी टीम का तो रिलीज कर दें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी एज मैनेजर्स, हमें लोगों को इनकरेज करना है। लोगों से जो आपने वादा किया है, आप, आपकी एथिक्स ये है कि आपने उसको पूरा करना है। राइट। हमारी कोशिश होती है कि टारगेट्स तो अचीव करा लेते हैं, उसके बाद कोशिश होती है किसी तरह इसको फंसा लें, किसी तरह इसको रोक लें। ये बहुत बड़ा जो है ना हमारा अलमिया ऑर्गेनाइजेशंस का, ये हमें नहीं। राइट, अच्छा, शुक्रिया हारून साहब। अच्छा, वजीहा, आप इसी मौजू को हमें बताइए कि हम में से हर कोई तो सीनियर लेवल पे नहीं है या टीम लीडर नहीं है। एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल मुझे क्या करना है टू बी एन एथिकल प्रोफेशनल? जी, थैंक यू आकिफ। देखिए, इंटेग्रिटी जो है ना वो हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या वो किसी वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस पे नहीं भी है, इंटेग्रिटी इज़ वाइटल। इसके बगैर कुछ, सो दैट इंटेग्रिटी स्टार्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ। अगर मैं खुद अपनी कोई भी जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं वर्क प्लेस के ऊपर, मैं एज HR अगर लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आई शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से HR के साथ क्या होता है कि लोग कहेंगे जी तनख्वाह बढ़ा दें, कॉम्पनसेशन कम है, बेनिफिट्स कम हैं, मुझे बोनस नहीं मिला। वी कैन बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट विद द इंडिविजुअल कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें बोनस मिलना है, तुम्हें इंक्रीमेंट मिलना है, तुम्हारी तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि भाई हमें भी परफॉर्मेंस का लोगों को पता हो, हमें खुद बिजनेस नॉलेज हो कि हम कितना, हमें मालूम हो कि वो इंडिविजुअल कितना वैल्यू ऐड कर सकता है, कितना वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। तो वी शुड बी फेस वैल्यू पे नहीं जाएं, हम लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बात बताएं कि भाई आपके बॉस ने रिकमेंड ही नहीं किया, जब भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला, या आपके बॉस ने रिकमेंड नहीं किया तभी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो आई थिंक एज एन इंडिविजुअल हम जिस भी जॉब में हो, HR में हो, फाइनेंस में हो, किसी में भी हो, इंटेग्रिटी के बगैर कोई जॉब नहीं हो सकती। और ये चीज़ अगर हमारे अंदर है और हम
पेरेंट्स भी हैं, ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी हमें देख रहे होते हैं। अगर हम अपनी मेट के साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे या उसको हम वो नहीं खिला रहे जो खुद खा रहे हैं, तो ये भी इंटेग्रिटी है ना, ये भी चीज़ उसमें आएगी। तो सही एज एन इंडिविजुअल हमें हर लेवल के ऊपर बहुत ट्रांसपेरेंट होकर चलना है, लॉयल रहना है, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं ना अर्शद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एन एच जी जी प्रोफेशनल, एज एन वजिया गिलानी, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ को लेके मैं आगे चलूँ, वो मैं चेंज ना करूँ इन्वायरमेंट के होने से या किसी इंसान के सामने होने से। और जो भी बात सच हो वो मुझे, आई शुड बी एबल टू से टू माय मैनेजमेंट, यू नो, और शुड बी सही एबल टू से टू द एम्प्लॉई, यू नो, हु इज इन फ्रंट ऑफ मी। सही थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू Arshad, अच्छा before we move forward, I would just like जी to add one comment to Wajiha Gilani's discussion. जो इस बात पे उन्होंने की, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो कि हम एचआर में रह के कम्युनिकेट जब करते हैं, और वी शुड बी हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि जी आपका इंसेंटिव क्यों नहीं आ रहा, या आपका इंक्रीमेंट क्यों नहीं लग रहा है, या बाकी कुछ क्यों नहीं हो रहा, वो तो हमने कर दिया, क्लियर कम्युनिकेशन की हमने बात की। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, हमें बीइंग एचआर पर्सनल्स इतना करेजियस होना पड़ेगा कि हमें मैनेजर्स से भी बात करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम टॉप का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और नीचे सिर्फ उसको फरमान सुना देते हैं कि जनाब ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, एंड दैट्स ऑल। भाई हमें साथ साथ जो टॉप लीडरशिप है, या जो मिडिल मैनेजमेंट है, या सीनियर मिडिल मैनेजमेंट है, उसको भी कम्युनिकेट करना है, उनको भी ट्रेन करना है एज एन एचआर प्रोफेशनल। और ये जो जनरल मैनेजर्स हैं, या डायरेक्टर एचआर हैं, या सीएचआरओज हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई यू हैव टू, जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करो। उस ठीक क्यों वेरी उसका राइट नाम क्लियर, अगर आ रहा है तो क्यों उसको नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और मैंने ये काफी ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रैक्टिस किया, और इवेंचुअली इट वर्कड आउट। बिकॉज क्यों, क्योंकि बात का वही बात है ना, वो भी उसी कल्चर से आ रहे होते हैं ना, कि ये निचले वाले को दबाना है, निचले वाले को दबाना है, वो बेशक फाइनेंस में है, वो सेल्स में है, वो कहीं है। लेकिन जब आप उसका ध्यान उस तरफ डालते हैं ना कि यार ये हमने करना है, तो उसका बाद, और 90% टाइम्स वो कहता है यार बाकी हम सब आपने बिल्कुल ठीक है, लेट्स डू इट, ध्यान नहीं जा रहा होता। तो हमें इतना करेजियस होना है कि उसको उस तरफ, हाँ कोई होते हैं 10% जो टेढ़े होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 90% को तो ठीक कर सकते हैं ना एचआर में रिस्पॉन्स रहते हुए आप, तो ये बहुत वेरी राइट important सही। अच्छा खुर्रम साहब, इसी मौजू को एक और एंगल से हमारी मदद करें समझने की। जैसे वजीहा ने भी कहा कि भाई मैं वजीहा हूँ तो मेरे अपनी एक करेक्टर है, मेरे भाई अपने आपकी गुण आवाज हैं। दरमियान में कट गई, कैन यू सॉरी, रिपीट अब कर आवाज दीजिए? आ रही जी है? जी, अब आ रही है। जी एक बात जो चल रही थी कि एज ए इंडिविजुअल भी तो हर किसी का कोई ना कोई इखलाकी मयार और उसूल होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो मेरी अपब्रिंगिंग है यही मुझे टीम वर्क और एक बेहतर इखलाकी इंसान बनाती है, या ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे जो है वो तरबियत कर सकती है और मुझे इम्प्रूव कर सकती है? जिस कल्चर में आप जिस स्टेज पे भी रहते हैं, चले हम बात करते हैं, डेफिनेटली अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट एट टाइम्स होते हैं, मतलब हम अगर हम देखें कि हम किसी कल्चर से आके कहीं और सेटल हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सारा उम्र होती है। मतलब कोई किसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, कोई कहाँ किस तरह, किसी के पेरेंट्स जो थे वो एजुकेटेड थे, किसी के नहीं थे, कोई बहुत बिजी थे, कोई टाइम देते थे, कोई नहीं देते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत मैटर करता है। इसलिए देखिए, अभी जैसे अरुण साहब ने बात की, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, मैं इस चीज को बड़ा वो करूंगा कि जी हाँ, एक छोटी सी चीज के ऊपर इंसेंटिव रोक लिए, तो उसमें वो पूरा कल्चर होता है। खाली वो इंडिविजुअल में भी इशू हो सकता है, बट मैं जानता हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैं टेक्सटाइल में रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में ना लेबर डिपार्टमेंट बनता किस लिए था, अब तो एचआर हो गया ना, पहले तो एचआर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये लेबर ऑफिसर्स होते थे। तो लेबर ऑफिसर का काम ये होता था कि वो सेठ को पैसे बचा के देता था। उसका सही काम ये होता था कि वो उसकी रजिस्टर में उसके होता था कि इसके पैसे इसलिए कटने, वो अश्योर करता था चीजें कि उसने पैसे काटने होते थे। हमारे जो बैंक्स होते थे ना, ये हांगकांग और पुर्तगाल की जो मार्केट्स थी जहां पाकिस्तान सारा एक्सपोर्ट किया करता था, उनमें बैंक्स में इन्होंने वहां की ब्रांचेस में वो एक एम्प्लॉय बिठाया करते थे, जिसका काम होता था जो एलसी जाती थी उसकी उसकी गलतियां ढूंढना, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे। और इस तरह पर हाँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पर डॉक्यूमेंट पर डिस्क्रिपेंसी $50 फाइन होता था। तो कॉमा और फुल स्टॉप या कॉलन, इनके ऊपर भी आपकी डिस्क्रिपेंसी होके करते थे, तो वो लोग पैसे जनरेट करते थे अपनी ब्रांचेस के लिए, अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। सिमिलरली जो कल्चर बड़ा मैटर करता है कि जी आपको क्या टारगेट दिया जा रहा है।
एक तो ये आपका रोल है कि एज ए पर्सन आप किस चीज को, अगर कोई गलत चीज आपके थ्रू इम्पोज कराई जा रही है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं करते, उसमें आपकी कॉस्ट है। आप कई जगह मैंने खुद देखा है कि नौकरी भी चली जाती है। अगर आप एक, आपकी मैनेजमेंट है वो आपसे एक काम चाहती है बट आप उसको पर्सनली आप नहीं समझते, तो यू हैव अ चॉइस। या तो आप वो करें जो आपको कहा जा रहा है, नहीं तो आप रेडी रहें कि आप करियर चेंज करना पड़ेगा आपको। ये आपकी जाती इंटेग्रिटी और जाती एथिक्स उस पर आ जाता है। बट और जब जो आपका क्वेश्चन था, जी बहुत मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। क्यों? जहां टारगेट्स होते हैं, जहां इसीलिए हम लीडरशिप की पॉइंट ऑफ से बात करें, जो मैंने वेलबींग की बात की थी या जब भी हारून साहब ने, वजिया ने बात की, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड बैठा हुआ है या जो लीडरशिप बैठी हुई है, वो क्या समझते हैं। उनका बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो इवेंचुअली, जो हम सुनते हैं फार्मास्यूटिकल में, जर्नल बात कर रहा हूँ, या जो कि जी फलों की तस्वीर होती है पाकिस्तान में, उसको बेच रहे होते हैं कि जैसे फ्रूट जूस, उसमें फ्रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जाली अंडे बेचना, फेक अंडे बेचना, लाहौर में फैक्ट्रियां भरी पड़ी हैं, ये सारे एथिक्स हैं। और सोचिए, जस्ट इमेजिन कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का क्या होता होगा। इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ग्रूमिंग ब्रॉटअप बहुत मैटर करता है, मगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी बहुत मैटर करता है। अगर हम ये कहें चलें ग्रूमिंग और आपका जो ब्रॉटअप हुआ 60% है, तो मेरे हिसाब से 40% वो चीज मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप उसमें बह जाते हैं। अगर आपने एक जगह जगह बनानी है, आप इकोनॉमिक प्रेशर में आ गए, आपका ईमान कमजोर है कि आपको ये है कि जी रिस्क जो है यहाँ से मिल रहा है, आप नहीं अब कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत मैटर करता है। और इसी वजह से हम, ये मेरे ख्याल में हमारी वो है कि लीडरशिप को क्या, कैसे टोन सेट करे, तो यस इट्स मैटर्स अ लॉट। सही। अच्छा, इम्तियाज हुसैन साहब का कमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि लीडरशिप तो एक बेसिक रोल प्ले करती है, लीड करती है। तो जैसे यूएन का उन्होंने रेफरेंस दिया कि वहाँ कि अगर पोजीशन आए तो चाइल्ड राइट्स का जानना ज़रूरी होता है। तो क्या पाकिस्तान में भी इसकी इसी तरह से ज़रूरत है? और जवाद अमीन साहब ने एक पॉइंट रेज किया है कि जो प्राइवेट अदारे हैं उसमें तो किसी हद तक इन चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वाले तो ये जो वर्क कल्चर और काइंडनेस और एथिक्स, इन चीज़ों को कोई अपने लिए ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो फरहान साहब, आपने तो गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंसल्टिंग की है, तो डू यू थिंक कि सेक्टर स्पेसिफिक हो के हम एथिक्स वेरी करना शुरू कर देते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे कहेंगे तो कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान का कल्चरल सिनेरियो और इकोनॉमिक सिचुएशन और आबादी, आई थिंक हर आदमी जो आता है नौकरी करने, रोजगार कमाने, वो चाहता है कि रिस्क हलाल कमाए, ठीक है। और ओके। उसके लिए अगर लीडरशिप उस पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का मुजाहरा करे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, आई थिंक वो अपनी जान भी देने को तैयार होता है। दैट इज हाउ आई सी द पाकिस्तानी कल्चर। बट इट इज ऑल अबाउट द लीडरशिप, द मैनेजमेंट, द पीपल सराउंडिंग हिम। एक छोटे सा रोल भी जो एक इदारे में होता है, एक आपका ड्राइवर होता है, एक पीएन होता है। आप तसव्वुर करें कि अगर आपके पीएन ने वो ऑफिस की सुबह क्लीनिंग नहीं की या वक्त पर आपको लेने नहीं आए, तो उसके रोल की अपनी इंपॉर्टेंस और एक मैनेजर के रोल की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि दो चीजें, विच इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट at every level, at every organization, public, private, multinational, these are the minimum basics to be achieved and to make organization and our culture successful. राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं आप सबसे ही कहूँगा कि उसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में आप सब आपका बैकग्राउंड है, तो हम तमाम पर्सपेक्टिव ले लें ताकि हमारी ऑडियंस को एक बड़ा स्पेक्ट्रम देखने और समझने को मिले। वो ये है कि क्या ये जो हमारा काइंडनेस का, फ्रेंडलीनेस का वर्क कल्चर है, हाउ वी कैन मेजर इट और ये सस्टेन करें, मेजर कैसे करें और इसको आगे कैसे बढ़ाएं? तो हारून साहब, कैन वी स्टार्ट विद यू? जी, डेफिनेटली। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स आप तो एक पूरा एक साइंस है जिसके ऊपर आप कंट्रीज को मेजर कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस को तो आप कर सकते हैं। लेकिन काइंडनेस के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिफाइनिंग एवरीथिंग इन अ वर्क प्लेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस तभी काम करेगी, अदरवाइज हमारे यहाँ एक हमारी वर्क फोर्स का भी प्रॉब्लम है। देखें, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एज हम्म। इंडिविजुअल वर्क फोर्स की भी हमारी प्रॉब्लम है कि हम
भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ों का जवाब पॉजिटिव नहीं देते, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं ये तो हमारा राइट था, इस वजह से हमें दिया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई वो काइंडनेस तभी होगी व्हेन इट विल बी फ्रॉम बोथ साइड्स। सिर्फ हम उस वक्त से तो बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लास्ट 40 मिनट्स के, मैनेजमेंट को कैसे टोन सेट करनी है, मैनेजमेंट को पॉजिटिव कल्चर की तरफ जाना है, एम्प्लॉय को भी पॉजिटिव कल्चर की तरफ जाना है। कि अगर आपका मैनेजर आपके साथ काइंड है तो यू ऑल्सो हैव टू बी काइंड इन रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कल्चर के और ऊपर अगर मैनेजर काइंड ना हो तो क्या फिर मुझे हक है कि मैं जो मर्जी करूं? नहीं, आपको हक नहीं है, लेकिन मसला ये है, हम इसको एज ए मैटर ऑफ राइट ले लेते हैं ना। और ओके। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ फरहान साहब बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज्यादा है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। वहां जब आप पीडा रूल्स को अप्लाई करते हैं, बिकॉज मैंने भी गवर्नमेंट कंसल्टेंसीज काफी की हैं, तो वहां जो पीडा रूल्स जब अप्लाई करने जाते हैं तो एक पीएन को निकालने का मतलब है 3 साढ़े 3 4 साल आपके गुजर गए उसको निकालते निकालते में, तो वो उतने में सही। शेर हो जाता है। और यहाँ पर भी जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे हम निकाल तो देते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट से बहाल होकर आपके सर पे आके बैठता है तो फिर वो उससे ज्यादा नाचता है आपके सर के ऊपर बैठ के। सो काइंडनेस के साथ साथ वो कैरेट एंड स्टिक मेथड, वो जो हम पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि काइंडनेस तो है, लेकिन यू नीड, इट्स अ वेरी हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन काइंडनेस और जो है ना, जहां से आपने टफ होना है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैनेजर बदतमीज है तो देखें, मैंने एक डायरेक्टर को फारिग कराया था, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। I will not name the organization and the person itself because obviously उनका अपना करियर है। मैं वो डायरेक्टर थे और डायरेक्टर सेल्स थे, और वो वाले डायरेक्टर सेल्स थे जिन्होंने कंपनी की सेल को 300 मिलियन से उठा के 1 बिलियन पे ले गए थे। ओके। 1 बिलियन पे ले गए थे। सो उनके ऊपर 2 चार्जेस लगे थे, और एक चार्ज जो हमने उस पर लगाया था वो एक फाइनेंशियल करप्शन का चार्ज पकड़ा गया था, लेकिन वो तो शायद बहुत छोटा सा था उसके मुकाबले में। जो दूसरा चार्ज लगा था वो ये था कि वो लोगों से बदतमीजी करते थे, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बदतमीजी करते थे। I fought that case with the management for 6 months, giving them evidences and everything, and I was very persistent, and eventually we were able to fire that guy. We got the approval from the board and we fired that guy, that high performing employee, which took the sales from 300 million to 1 billion per month. बिलियन। ठीक है ना। लेकिन उसने टोन सेट कर दी, कंपनी के अंदर एक कल्चर सेट कर दिया कि बदतमीजी कोई नहीं करेगा एम्प्लॉय के साथ, बदतमीजी कोई नहीं करेगा। वो करप्शन वाला एलिमेंट तो आखिरी, वो कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक था, लेकिन जो केस बिल्ड हो रहा था वो वही बिल्ड हो रहा था। एंड आई फॉट विद दिस बोर्ड के जी देखें, ये बदतमीजी एम्प्लॉयज के साथ हो रही है। आपके कितने ही एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज इस वजह से छोड़ के चले गए कि आपका डायरेक्टर सेल्स बदतमीज है, और हम उसको सिर्फ लेवरेज इस बात पे दे रहे हैं कि वो सेल्स इंक्रीज कर रहा है। सही। तो आप लेकिन ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू वर्सेस एथिक्स में एथिक हैड मोर इंपॉर्टेंस देन यस, द रेवेन्यू। एथिक्स ताकि अगर होंगी तो हाँ। रेवेन्यूज खुद ही आएंगे। देखिए ना, स्टार परफॉर्मर्स जो जो आपके गुड परफॉर्मर्स इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, वो कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है ना, सेल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर 10 ठीक है। में से 8 चले गए हैं तो आपकी इन अ लॉन्गर रन सेल्स डिक्लाइन आ जाएगा। तो आपको ठीक, एथिक्स के यानी वो साथ सस्टेन नहीं करेगी, वो जो सेल्स है वो बढ़ चीजें गई है, सस्टेन नहीं करेंगी। सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा वजीहा, आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताएं इस मौजू पे। और साथ एक क्वेश्चन महानूर शहजाद का है कि जब मुझे पता है कि मेरी जो मैनेजमेंट है वो मुझे अनजस्टिसली काम कह रही है या मुझे डील कर रही है, तो क्या मैं नो कह सकती हूँ? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है महानूर का। देखिए, वर्क प्लेस के ऊपर हम ऑब्वियसली कभी ऐसा होता है कि आपको काम ऐसा कर रहे होते हैं कि आपको बियॉन्ड योर वर्किंग आवर्स जाना पड़ता है। लेट्स से ऑफ टाइम इज ठीक लेट्स है। से 6 बट यू हैव टू डू इट लाइक 7 o'clock, but there would be times when you need some time off and your management is giving you a day off, let's say, और आप लेट आते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये गिव एंड टेक है। आप दोनों साइड्स, मैं इसको कहूँगी कि दोनों साइड्स पे, यानी कि कभी हमें एम्प्लॉयर लिवरेज दे रहा होता है और कभी हम भी एम्प्लॉयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, जो हम ऑब्वियसली वर्क आवर्स भी होते हैं, कभी हमें सैटरडेज को भी काम करना पड़ता है। ये सबके साथ होता है। और
लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई खुदा न खास्ता कोई अनएथिकल काम करने को बोलते हैं तो ऑब्वियसली देन इट्स योर ओन पर्सनल एथिकल। आप जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी एज एन इंडिविजुअल भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम कहते हैं कि जो मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, या हारून की अपनी वैल्यूज़ होंगी, खुरम की अपनी वैल्यूज़ होंगी। इस तरह से हम एज एन इंडिविजुअल भी हमारी कुछ वैल्यूज़ जिनको हमने लेके चलना है, और फिर ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट टू इट कि हम उसको फिर सॉरी बोल देंगे कि आई एम सॉरी। देखिए नौकरी जो है ना वो तो रिस्क अल्लाह ताला ने हमें देना है, एज एन मुस्लिम हमारी ये यकीन है और ईमान है इसके ऊपर। लेकिन हम अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपनी वैल्यूज़ को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम उसको छोड़ दें और सिर्फ जॉब की वजह से कर लें। जैसे पहले बात हो रही थी कि बदतमीज़ी, एज एन अगर बॉस आपका बदतमीज़ी आपसे कर रहा है तो देयर इज़ देयर इज़ अ वे ऑफ सेइंग इट टू योर बॉस कि आप देखिए आप असर्टिव होकर भी बात कर सकते हैं। बीइंग ओके। अ लेडी मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, दिस माय 4th ऑर्गेनाइजेशन ऑयल एंड गैस के अंदर, अब मेरा टेक के अंदर एक्सपीरियंस है, पावर कंपनी में भी काम किया हुआ है। तो आप एज़ एन इंडिविजुअल आप देखिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जो कुछ लोग बदतमीज़ एज़ एन कभी ऐसा होता है कि वो घर में कोई मसले में आया हुआ होता है, वो वर्क प्लेस पे आके उसको वो चीज़ नहीं गई हुई और वो वेंट कर रहा होता है। लेकिन आपको एज़ एन इंडिविजुअल उनको बताना पड़ता है एक सर्टेन वे में कि भई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? काम में आप कभी कमी नहीं करें, मतलब एज़ अ लेडी मैं कभी भी लिवरेज नहीं लूँगी कि मैं खातून हूँ तो मैं नहीं बैठ सकती या सही। मैंने काम नहीं करना। आप खातून हैं, आप काम अपना 100% लोगों को दें, जो भी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऑब्वियसली एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, उसको हमने कभी भी अ, हम उसको नहीं करना चाहेंगे कि हम उससे बियॉन्ड चले जाएँ। तो आई थिंक ये एज़ अ मतलब एज़ अ वुमन आई थिंक आई शुड से कि हमें एक बाउंड्री ज़रूर सेट करनी चाहिए, और एथिक्स के ऊपर देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। नो और कॉम्प्रोमाइज। आपका जो रेप्यूट है ना वो भी ट्रैवल करता है। देखिए द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। अब क्योंकि अब तो और ज़्यादा ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, हमें सोशल मीडिया की वज़ह से तो नहीं एथिकल होना चाहिए, बल्कि हमें एज़ एन इंडिविजुअल एथिकल होना चाहिए, वर्क प्लेस के ऊपर भी और वर्क प्लेस के बाहर भी। सही। आई होप थैंक यू। दिस आंसर। थैंक यू। अच्छा खुरम साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये हमें जो मैयर करना है अपने कल्चर को, कितनी काइंडनेस है, कितना सपोर्टिव है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इसके अंदर मौजूद है, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को मिल रही है, बोनस या रिवार्ड प्रॉपर किया जा रहा है, क्या इसको हम कुछ सालाना बुनियाद पर सर्वे कर सकते हैं, या 6 मंथली हमें इसको रिव्यू करना है, या इंसिडेंट बेस हम चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम मैयर करेंगे? देखिए एट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जहां लोग फ्रिक्वेंटली छोड़ के जा रहे होते हैं। प्रोग्रेशन डेफिनेटली इसका एक सर्वे तो होना चाहिए, डेफिनेट सर्वे ठीक है। होना चाहिए, देखना चाहिए कि ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 साल पे सर्वे करेंगे, 3 साल पहले अगर जो हमारे एक तो एट्रिशन हो गया कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक होता है जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो 3 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। ओके। अगर वो एज इज बैठे हुए हैं और मतलब तो इसका मतलब है कि मजबूरन नौकरी कर रहे थे वो, ठीक है। अगर वो वाकई उनको ग्रोथ भी मिली है और उसके इसका मतलब है कि उनको ग्रोथ थी, और अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो इट मींस कि दे हैव टैलेंट, वो अपॉर्चुनिटी बाहर भी होगी। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनुअल सर्वे किया जाए। 6 मंथली बहुत शॉर्ट हो जाएगा इसलिए कि, और दो दो सर्वे किया जाए। एक तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे किया जा सकता है, एक देखा जाए कि जी एम्प्लॉय एट्रिशन कितनी है, टर्नओवर कितना है, और जो जो टर्नओवर नहीं है, जहां पे जो लोग स्टेबल लोग हैं उनकी प्रोग्रेशन कितनी हो रही है। तो ये दो चीजें करें तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा अच्छा एक रिजल्ट निकाला जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। सही। अच्छा फरहान साहब, एचआर का आपका बड़ा वसी बैकग्राउंड है। ये क्वेश्चन इम्तियाज हुसैन साहब का है, और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने किया है कि जैसे उन्होंने यूएन का ही अगेन रेफरेंस दिया है, मगर चूंकि मुझे भी इंटरनेशनल अदारों के साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला है, तो वो पूरी डिक्लेरेशन लेते हैं जिसको इम्तियाज साहब रेफर कर रहे हैं, इवन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, कि वो आपसे पूछते हैं जैसे कि जी आप क्राइम तो आपने नहीं किया हुआ, कहीं आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुआ है, या ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनके क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक्सट्रीमिज्म और इस तरह के और क्वेश्चनर हैं या अंडरटेकिंग्स होती हैं जो हमसे लेते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जब जॉब इंटरव्यूज ये कब हिस्सा बनेंगे एथिक्स और हमारे ये काइंडनेस, डू यू थिंक वी शुड इंक्लूड इट एट दैट टाइम? जी, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और उस फेज ऑफ स्क्रीनिंग में ये चीजें अगर डाली जाएं तो ये बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर लेकर आएंगी। एक और चीज मैं इधर कहूंगा जो हारून साहब ने कहा, मेजरमेंट का, मेरे ख्याल में एक और अजीब सी कंफ्यूजन हो गई है।
एक इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस होती है जहाँ सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे माशरे में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हर जगह बायोमेट्रिक और अटेंडेंस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं। और सही। नॉलेज वर्कर की भी सिर्फ हाजिरी लगाई जा रही है, ये गौर किया ही नहीं जा रहा कि क्या वो 8 घंटे वो अपनी नॉलेज, अपना जहन लेकर आ रहा है, क्या उसकी आउटपुट हम मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसको परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया गया है। तो देखिए, फैक्ट्री एनवायरनमेंट फर्क है, नॉलेज वर्क प्लेस फर्क है, टेक्नोलॉजिकल वर्क प्लेस फर्क है। तो इन सब चीजों को अगर हम परफॉर्मेंस को मेजर करें चीजों को, तो इदारे की आउटकम, उस इंडिविजुअल की आउटकम, और फिर जिस तरह बात हमने कही, क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपस में लिंक होती जाएंगी और इदारा और इंडिविजुअल दोनों कामयाबी की तरफ जाएंगे। सही सही। I एक would और like to, चीज। I would like to, Arshad साहब, add upon Okay. Farhan साहब very important point कि जो knowledge Okay. worker की बात इन्होंने की, knowledge worker post COVID, हमारे पास ये सिनेरियो वर्क फ्रॉम होम का, ऑनलाइन हाइब्रिड सिस्टम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंप्लीकेट हुई और टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई। उन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू की जो पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन हमारी जो जनरेशन एक्स या जनरेशन वाई है, वो जनरेशन जी को या नेक्स्टस को नहीं समझ रही। और वो प्रॉब्लम ये रहा है कि हम जैसे मैनेजर्स जो है ना, वो वर्क फ्रॉम होम को या हाइब्रिड मॉडल को या फ्लेक्सी आवर्स को सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ वही कल्चर है कि जी तुमने 9 बजे हाजिरी लगानी है तो लगानी है, और तुमने 6 बजे से पहले नहीं जाना है या 5 बजे से पहले नहीं जाना है। हम टारगेट बेस्ड एनवायरनमेंट, जो नॉलेज वर्कर का सबसे बड़ा जो मैयर है, दैट इज देयर टारगेट अचीवमेंट। अगर वो उसने नॉलेज यूज करते हुए उसको अचीव कर लिया है, तो हम क्योंकि हम घर में भी कल्चर है ना, हम बच्चे को इस बात पे डांट रहे थे, भाई तेरा बड़ा भाई 4 घंटे पढ़ता है, तू 2 घंटे पढ़ता है, ये क्या मसला है? वो तो देख, वो 4 घंटे पढ़ा है तो पढ़ नहीं रहा। भाई अगर वो छोटे वाला 2 घंटे में वो सारा काम कर लेता है जो बड़ा 4 घंटे में कर रहा है, बिकॉज ही इज मोर इंटेलिजेंट देन द एल्डर वन, तो भाई उसको उसके हिसाब से डील करें और उसको उसके हिसाब से डील करें। हमारा माइंडसेट वो है ना, हम हर चीज को मैयर करें 9 to 5 के दरमियान में, बिकॉज हम एम्प्लॉयज थे और हम जब मैनेजर्स बने तो हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सके, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सके, हम उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज वर्कर के लिहाज से हमें सोचना पड़ेगा, फ्लेक्सी आवर्स देने पड़ेंगे। वजिया ने एक बात की थी कि जब मैटरनिटी लीव पे खवातीन जा रही हैं, तो हम कहते हैं कि जी जो देखें जी 90 डेज का है या 60 डेज ऑर्गेनाइजेशन हमारी पॉलिसी, हम नहीं देंगे। भाई इट इज, वो ज्यादा एट पीस होगी इफ शी कैन वर्क फ्रॉम होम एंड शी कैन साइमल्टेनियसली टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, शी विल बी परफॉर्मिंग मोर। मैंने काम किया आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज में, जहां पे मैंने एक साल तक खवातीन को छुट्टी दी है, एक साल तक, जबकि रूल वाज 90 डेज। मैंने एक साल तक छुट्टी क्यों दी है कि शी वाज मोर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम, और मैंने देखा कि शी वाज अ टीम लीड एंड वाज परफॉर्मिंग फार बेटर देन द टीम लीड्स कमिंग टू द ऑफिस। शी वाज परफॉर्मिंग फार बेटर बिकॉज मैंने सिर्फ उसकी एक नीड, उसने कहा हारून साहब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे बच्चे की टेक केयर कोई नहीं कर सकता, सास मेरी है कोई नहीं, वालदा मेरी दूसरे शहर में रहती हैं, आई हैव टू टेक केयर। मैंने मेड रखी हुई है लेकिन मैं अपना काम करती हूँ, वो मेड को सुपरवाइज करना होता है, तो कैन आई हैव अ वर्क फ्रॉम होम? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट, ये तुम्हारे टारगेट्स हैं। वो मीटिंग्स भी अटेंड करती थी, वो एक्स्ट्रा आवर्स जाके काम भी करती थी, वो प्रोजेक्ट के टारगेट्स भी अचीव करती थी, वो हर चीज करती थी। तो एक साल मैंने वो उसको वर्क फ्रॉम होम दिया। जब उसने कहा कि नाउ इट इज सेटल्ड, आई कैन कम, ओके वेल डन, काम। मैंने उसको इंक्रीमेंट्स भी दिए, मैंने उसको टारगेट अचीवमेंट पे जो बोनसेस हमने कमिट किए थे, हमने वो भी दिया उसको, जस्ट टू क्रिएट दैट एग्जाम्पल। नॉलेज वर्कर्स को आपको डिफरेंट तरीके से डील करना है। फरहान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि नॉलेज वर्कर को हमने उसके हिसाब से डील करना है, जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसमें और हिसाब से डील करना है आपको। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के साथ क्वालिटेटिव भी हमें ऐड करने होंगे जब हम लोगों को डेफिनेटली एवेल्युएट करें। ठीक है। अच्छा, एक अहम क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इस फ्रेंडली और काइंडनेस के एनवायरनमेंट के अंदर टॉक्सिक बिहेवियर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ए मैनेजर, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है खुर्रम साहब? ये एक बड़ा नेचुरल है।
जब हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो उसमें इसको भी लेना चाहिए कि टॉक्सिक लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकते। फिर नहीं, वो ये भी बात है कि रियलिटी है जिंदगी की, ये ठीक है। रियलिटी है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको कैसे देखें। बड़े मैं तो इसको हमेशा सेंस में कहता हूँ कि एट टाइम्स आप क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, हम्म। और क्लाइंट इज किंग, ठीक है। और वहां पे बहुत इंसान टॉक्सिक इंसान बैठा होता है, और हम डील करते हैं, हम क्लाइंट से हम बिजनेस नहीं छोड़ देते। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे ब्रेक लगानी है, और कहाँ वो से पीछे टॉक्सिक आना क्या इसलिए करना होता है कि उसे पता है कि वो कस्टमर है। हाँ, तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी वही टॉक्सिक नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। जाहिर बात है, अगर जूनियर होगा, काम नहीं कर रहा हम्म, होगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आई वहां रह के जहाँ बॉस टॉक्सिक है। ठीक है, तो देखिए हत्तुल पोजीशन इम्कान, बेस्ड, ठीक है। पोजीशन बेस्ड, तो हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि विद मेलो अप्रोच, कि आप उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मत दें। आप हत्तुल हम्म, इम्कान कोशिश करें। और मैंने भुगता हुआ है चीज, मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा दौर था जिसमें लिटरली मुझे पता था कि मेरा बॉस जो है वो मुझे लाइक नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई थी, दो हम्म, डिपार्टमेंट मर्ज हुए। एक डिपार्टमेंट में 47 सीनियर ऑफिसर्स थे, उनमें से 46 फायर हो गए, मैं बचा, और मुझे मर्ज कर दिया गया एक डिपार्टमेंट में जहां सब बैठे थे। और मुझे पता था मेरा बॉस मुझे लाइक नहीं करता, मेरी वाइफ ने मुझे, मैं बहुत बहुत तंग था। सही। मेरी वाइफ ने मुझे मशवरा दिया कि यार इतनी जान है तुम्हें, उस जमाने में मैं और ज्यादा थी, कि यार हर जिन 46 लोगों को निकाला उन्हें 6 मंथ्स का पैकेज मिला, ठीक है। जाओ घुमा के थप्पड़ मारो। ठीक है, अच्छा। वो भी, वो 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल जाएगा, तुम निकाल दिए जाओगे, 6 महीने का पैकेज मिलेगा, रिस्क तो अल्लाह देता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं सर झुका के इंटरेस्टिंग। काम करता रहा, और बिलीव करें कि ओवर कुछ 2 ढाई महीने गुजरे, और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम्म। उसका रवैया चेंज हो गया। और ही अच्छा। वॉज द वन जो मुझे, मेरी प्रमोशन एक रुकी हुई थी, और अच्छा। वो मिल गई मुझे। तो चक्कर ये था, हाँ, हर जगह हर दफा ऐसा नहीं होता, हर दफा ऐसा नहीं होता। बट कंसिस्टेंट रह के सर झुका के काम करें, याद रखें कि आपका रीजन क्या था आप जो जॉब में आए। इस चीज को इंपॉर्टेंट रखें। एट टाइम्स हम बहुत जल्दी तंग होना शुरू हो जाते हैं। जितने हमारे वेबिनार्स होते हैं, 90% क्वेश्चन में होता है जी बॉक्स टॉक्सिक है, या मुझसे गलत काम किया जा रहा है। पहली बात ये कि आप इसको कैसे मेजर करें। आपको लग रहा है कि ये काम गलत है, कि आपको सिर्फ आपको लग रहा है, एक्चुअली नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो इस चीज को एब्जॉर्ब करें, एनालाइज करें कि जी वाकई क्या उसकी डिमांड जो है, आपको लग रहा है कि उसकी डिमांड गलत है, या उसको उसका वे गलत है, या आपको फील हो रहा है आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। सर झुका के काम करें। इस चीज को याद रखें हमेशा। जैसे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस है ना, हम ये देखते हैं कि हम आए क्यों थे इसमें। सही। लॉसेस भी होते हैं, कोविड भी हमने गुजारा है, कैश फ्लो तंगी भी गुजारी है। तो इस चीज को रखें कि आप काम क्यों कर रहे हैं, उस चीज को सही। फोकस रखें। 50-60% जगह पे कंसिस्टेंसी से आप अपना सॉफ्ट बिहेवियर रखें, मसले हल हो जाते हैं। नाउ सही। नौकरी है, शादी नहीं है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ओके। थैंक यू। अच्छा, I would like आप, to, I would like, व्हाट आई अगर अंडरस्टैंड। अर्शद साहब मुझे इजाजत दे, आपने कहना है हर दफा बीच में जंप इन कर लेते हैं, लेकिन खुरम साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। I नहीं, would आप like to जंप इन get तो more कहते हैं, लेकिन टॉक्सिक नहीं है, इसलिए यू आर वेलकम। टॉक्सिंग है वो जो बात हो रही थी कि जी आपको फोर्स किया जाता है गलत काम करने के लिए, और फिर ओके। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कैसे करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वाज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ईओबीआई नहीं देते थे, अच्छा। एम्प्लॉय की ईओबीआई जमा नहीं कराते थे। सो आई वेंट टू द स्टेट एंड आई सेड कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू पे इट। उन्होंने कहा यार फायदा कोई नहीं है, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है, ऐसे ही खाम खा तुम इसको कर रहे हो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, बिकॉज इससे पहले जितने लोग थे वो उनको हमेशा उसको फाइनेंस के लोग, नो अपॉलजीज टू खुरम साहब जिनको फाइनेंस से हैं एंड टू विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फाइनेंस के लोग, हमेशा खर्चे के एंगल से चीजों को बताते हैं कि यार ये खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है। सो आई वेंट टू देम, मैंने कहा जी आपका एक प्रोग्राम है जहां पे कि आप एम्प्लॉय वेलबींग पे काम करते हैं, आप अपनी पॉकेट से लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, जबकि इस ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी के ये फायदे हैं, एंड यू कैन सेव कॉस्ट्स ऑन दिस। बिल्कुल। सो द सेम ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12,000 एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन थी, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है 1,000 लोगों की ईओबीआई नीड बेस दी जा रही थी कि अच्छा यार टैक्सेस में भी कुछ दिखाना है और बाकी जगह कुछ दिखाना है। When I left that organization after 5.5 years, the same organization was giving EOBI of 8,000 employees. So सही। आहिस्ता थैंक यू। आहिस्ता कराया, जी बिल्कुल। उसको वो आरओआई दिखाई कि यार इसको कैसे तुम्हें फायदा हो सकता है, कैसे लोगों को मैरिज ग्रांट्स मिल सकती हैं, आपको जेब से पैसे नहीं देने मैरिज ग्रांट के लिए, आपने कैसे डेथ ग्रांट दिलवानी है, आपने कैसे
जब कोई बीमार हुआ है तो उसको सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से कैसे ट्रीट कराना है, वो जो आपको जेब से देना पड़ता है लोगों को, वो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये एक सिस्टम के तहत हम इसको, मैंने एक वेलफेयर ऑफिसर रखा और ये बेनिफिट्स लेने शुरू किए उनके। अच्छा हरुण साहब, टाइम हमारा खत्म हो रहा है प्लीज। बहुत वैल्यूएबल गुफ्तगू आप कर रहे थे, और आपके और खुर्रम साहब से जो मैंने अभी सीखा गुफ्तगू ये है कि टॉक्सिक बिहेवियर एक रियलिटी है, इसको इमोशनली नहीं बल्कि रैशनली हमने हैंडल करना है, असर्टिवनेस के साथ। टॉक्सिक का जवाब टॉक्सिक नहीं है, उसके जवाब में एक रैशनल है। क्वेश्चन आया हुआ है अय्याज हुसैन साहब का, तो फरहान साहब आप कंक्लूड करते हुए इसका जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कंप्लाइंस इन्फोर्समेंट की और एथिक्स की, तो नीचे वालों से तो बहुत तवक्कुआत होती हैं, ये ऊपर वाले क्यों नहीं करते, और क्या जवाब इससे हमें मिलता है? आई थिंक वो लीडरशिप की बात हो रही है, और अभी इससे ओके। पहले टॉक्सिक बिहेवियर की बात हुई। तो मैं तो इस वक्त ये चैलेंज करूंगा कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ये लोग जो टॉक्सिक हैं ये जी। अपॉइंट ही क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में और ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी। दे हैड बीन बिहेवियर एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, पाकिस्तान की भी ओके। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस करती थी, मैंने भी अपने करियर में या गुड ऑर्गेनाइजेशन में किया है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हो रहा है जिसमें हर किस्म के लोग अपॉइंट हो रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं ऑफ सर्टन सोशल मॉरल रीजंस, राइट, वो जब लीडरशिप में ओके। आ जाते हैं तो फिर ये जो आकिब साहब आपने या व्यूअर्स ने सवाल किया ये हो जाता है। तो डेफिनेटली इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज अ सीनियर लीडर who is playing which is not ethically right, एथिकल logically right। सही। तो वो है, तो हम सबको अच्छा। इसका कॉन्शियस प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हमारा ये एक वो फॉर्मेट का हिस्सा है कि एट द एंड वी आस्क आवर स्पीकर्स वन लाइनर how we can manage positive friendly work environment. One liner please. Let's start with Wajiha Gilani साहब। जी थैंक यू अर्शद। मेरा वन लाइनर ये होगा कि पॉजिटिव कल्चर या पॉजिटिव एटीट्यूड आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, दैट आई शुड Myself। स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। वेरी राइट, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है जी। खुर्रम साहब। वैल्यू देना शुरू करें लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी उनको वैल्यू देना शुरू करें, कोशिश करें एक बेहतर एनवायरनमेंट पैदा करें अपने आप के साथ, वॉक द टॉक, और चीजें बेहतर होना वॉक द शुरू। टॉक, वेरी राइट। फरहान साहब। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, दो ऐसी चीजें जिसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, आई थिंक इट वुड पे बैक। और ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हारून साहब। अगेन एक कोट है जिसको मैं करूंगा, दैट इज एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग बट इट मेक्स अ डिफरेंस। So you need to दैट्स have a वंडरफुल, positive attitude. थैंक यू वेरी Win मच। yourself, only then you can जी radiate. आपका बहुत शुक्रिया, स्पीकर्स का, पैनलिस्ट का, एंड आवर ऑडियंस, एंड सी यू once again in January, in New Year we'll see you with a new topic. Thank you and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.